पीओके को हमेशा आतंकियों का अड्डा बताया जाता रहा है और रहा भी है। सर्जिकल स्ट्राइक हुए वहाँ पे, और अभी कौन सी आतंकी तंजीमें अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे? पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेरर, मतलब पाकिस्तान की कोख से जो है आतंकवाद जन्मा है। और दुनिया भर में, चाहे वो यूरोप में आतंकवादी हमला हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो आप तंजीमों की या आतंकवादी संगठनों की बात कर रहे हैं, आप नाम लीजिए और वो वहाँ पर है। लश्कर तोयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद से लेकर अल-बदर, जितनी भी ये तंजीमें हैं, इनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसकी सरबराहत जो है सैयद सलाउद्दीन करता है। यूसुफ शाह भी उसका नाम है। पाकिस्तान में देखा जाए तो कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे शांति नहीं है। बलूचिस्तान देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीओके में भी जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं, तो इसके अलावा भी कोई और प्रांत या हिस्सा है जहाँ पर इस तरीके से आवाज़ उठ रही हो? एक तरफ बलोच लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी को, फ्रंटियर कोर को मार रहे हैं हर दिन। एक तरफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रही है, हालांकि उनके सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपने हकों के लिए लड़ रही है। जो सिंधी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा सिंधु देश यहाँ पर बने, हम अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। और वहाँ पर भी, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों या अहमदिया हों, उनको मारा जा रहा है। उनकी बच्चियों के साथ जो है जुल्म किया जा रहा है, उनको फोर्सबली जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो जुल्म है पाकिस्तान में वो अलग अलग लेवल पर है। भारत सरकार अब खुल के कहने लगी है कि पीओके हमारे पास वापस आएगा। जैसे आपने कहा उसमें वक्त लगेगा, तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? चैलेंजेस बहुत हैं, चाहे आप सिक्योरिटी के चैलेंजेस देखो, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस देखो, लेकिन अगर आपने मन ठान लिया है कि ये होना है तो ये होके रहेगा। एक स्लोगन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, चाहे वो मीरपुरी हों, चाहे वो मुजफ्फराबाद के हों, पुंछ रावलाकोट के हों, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद जो हैं, चाहे वो हथियार अपने हाथ में लें, चाहे वो कोई इतना बड़ा अपना सिविलियन मूवमेंट चलाएं, और आसिम मुनीर जैसे लोगों को चप्पल जूते से मारेंगे और खुद बोलेंगे कि हमें भारत में लाना है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में पाक सेना ने पीओके में कत्लेआम मचाया है, उसके बाद कई वहाँ के संगठन जनरल डायर से उसकी तुलना करने लगे हैं। तो अभी आसिम मुनीर क्या सोचता है? मतलब पूरी तरह से जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ ऐसे ही दबाता जाएगा वहाँ पर, या कुछ और प्लान है उसका? देखिए, आप तो अमृतसर से हैं मुनीश, आप जलियांवाला बाग को जानते हैं जी। आप जलियांवाला बाग और पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ, ये एकदम सेम है। जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया, वही पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने पहलगाम में किया। आसिम मुनीर सिर्फ जनरल डायर नहीं, बल्कि सबसे बेरहम कातिल है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात एक नए मोड़ पर हैं। आर्थिक संकट, महंगाई, बिजली की किल्लत, राजनीतिक विद्रोह और ह्यूमन राइट से जुड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत अपने कूटनीतिक रुख पर कायम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीओके की जमीन पर सच क्या है? वहां के लोगों की आवाज क्या कहती है? आतंक की कितनी फैक्ट्रियां वहां आज भी मौजूद हैं? पाकिस्तान की नीतियों का असर कितना गहरा है? और क्या तेजी से बदलती दुनिया इस विवाद की दिशा बदलने की नीयत भी रखती है? आज सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस बेबाक बातचीत के लिए मौजूद हैं आदित्य राज कौल, जो करीब 2 दशक से कश्मीर, नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर रिपोर्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है आदित्य आपका। 1947 से लेकर 2026 तक पीओके, कैसे पीओके का जन्म हुआ, कैसे पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोंपा, और तब से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, और अभी पीओके का क्या स्टेटस है और दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है? देखिए, वैसे तो शुरुआती मैं आपको बता दूं कि लोगों में धारणा है कि ये पीओके है ये जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा एक जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे वो श्रीनगर हो, पुलवामा हो, बारामुल्ला हो, यहाँ पर जो है जम्मू के इलाके हों, किश्तवाड़, पुंछ, या उस साइड हम देखें मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट, अलग अलग इलाके। एक बात ये कि ये सब जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये इंडिया का स्टैंड होना चाहिए और है भी। दूसरी बात ये कि बार बार खासकर मीडिया में या फिर जो लोग इसको पढ़ते हैं या डिस्कशन करते हैं, इसको पीओके बोलते हैं। मेरा यह मानना है कि ये गलत है।
ये पीओके नहीं है, ये पीओजेके है। और पीओजेके भी पूरी तरीके से नहीं है, ये पीओजेके जीबी है। और इसका मैं विश्लेषण आपको कर दूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। और ये बताना जरूरी है क्योंकि पहले हम इसको पूरे जम्मू एंड कश्मीर के दृष्टिकोण से देखते थे। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद लद्दाख जो है अलग यूनियन टेरिटरी बना और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना, और जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने इलीगली ली हुई है वो अलग है। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान है वो ओरिजिनली हिस्सा होना चाहिए लद्दाख का। जो पीओके जिसे हम कहते हैं, जो इसको हम पीओजेके कहने चाहिए, वो अभी भी पाकिस्तान ने हथाया हुआ है पूरी तरीके से। पिछले लगभग 70 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। अब इसमें देखना अहम है कि जिसको हम पीओके या पीओजेके कहते हैं ये है क्या। इसमें करीबन 3 मेन डिवीजन हैं और करीबन 10 डिस्ट्रिक्ट के आसपास हैं। मेजर जो इलाके हैं इसमें मुजफ्फराबाद पड़ता है, जो कि कैपिटल जिसको कहते हैं आजकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद इसमें पुंछ पड़ता है और मीरपुर पड़ता है। अब मैं इसको पीओजेके क्यों कह रहा हूं, और आम धारणा है कि ये तो कश्मीर है, कश्मीर का हिस्सा है और कब्जा किया हुआ पाकिस्तान ने। ये कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये असली जो ज्यादातर एरिया है ये जम्मू का हिस्सा है। जो पुंछ है और जो मीरपुर है, जिसमें कोटली, रावलाकोट और बाकी इलाके भी आते हैं, ये पूरी तरीके से जो अभी का जो जम्मू है हमारा भी, चाहे उसमें पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, अलग अलग इलाके आते हैं, रजौरी आता है, तो उसमें ये जो है शामिल है। अगर आप यहाँ के पुंछ जाएंगे और रजौरी जाएंगे, उस पार जो है वहां का पुंछ और रावलाकोट और कोटली और ये सब इलाके हैं। जो मुजफ्फराबाद है वो कैपिटल है, वो कश्मीर का हिस्सा जो है पूरी तरीके से है। अभी अगर आप नॉर्थ कश्मीर में जाएंगे उरी, या फिर अगर आप जाएंगे केरन सेक्टर या करना सेक्टर, उस उधर जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उसके पार अगर आप जाएंगे तो आपको मुजफ्फराबाद वहां पर मिलेगा। यहां की जो कृष्ण गंगा नदी है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, वहां पर उसे नीलम कहते हैं। ऐसा ही हमारा बहुत बड़ा एक स्थान है जिसे हम शारदा यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो कि मुजफ्फराबाद में है। वो आदि शंकराचार्य के जमाने से जो है प्रचलित है, और कहा जाता है कि दुनिया की पहली एक यूनिवर्सिटी वहां पर एस्टैब्लिश हुई थी। और उन जमाने में जो है वहां संगोष्ठियां होती थी, आदि शंकराचार्य वहां जाते थे और अलग अलग चीजों पे वहां पर जो है डिबेट और डिस्कोर्स होता था। आज वहां पर खंडर है, वो कृष्णगंगा या नीलम वैली के पास है वहां पर। और अभी कुछ जो है लोकल्स हैं और यहाँ पर शेफ शारदा कमेटी है एक, उसमें मदद कर रही है कि उसको रिस्टोर किया जाए। और पहले तो पाकिस्तान आर्मी ने कब्जे में कर दिया था, आधा तोड़ दिया था, लेकिन अब थोड़ा बहुत उसकी मरम्मत चल रही है। अब आपका दूसरा सवाल ये कि अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों से, और मैं तो कहूँगा पिछले कई सालों से, वहाँ पर लोगों में रोष है। अब अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में लोगों से बात करेंगे, वो कहेंगे ये दाल, आटा, चावल के भाव को लेकर है, वो कहेंगे ये पेट्रोल की कीमतों को लेकर है, वो कहेंगे पानी और बिजली की जो मेन समस्या है और जो प्राइस राइज है, कीमतों का इतना ज़्यादा बढ़ना कि सिचुएशन बहुत ही असमंजस वाली है, ये उसको लेकर है। जो कि सच बात है कि वहाँ पर पाकिस्तान जो है कई सालों से पीओके के लोगों को एज सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह रखता है, और वहाँ पर कीमतें जो है आसमान को छूती हैं। कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ उन्हें, जैसे भारत के कश्मीर में था। पाकिस्तान बात करता है कि हमें पूरा कश्मीर चाहिए, लेकिन जो कश्मीर आपके पास है आप उसे नहीं संभाल पा रहे। देखिए, पाकिस्तान जो है ना कैच 22 सिचुएशन में है, जिसका मतलब है वो करना भी चाहता है ऑफिशियली कुछ, लेकिन करे तो उसके भी फिर स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब उसमें ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लिया कि 370-35A को हटा दिया, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी और बोला कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो कि इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है। और एक ही मात्र इशू है, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस लाना, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। अब आप कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की कोई जो है ऐसी मंशा रही कि वहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया जाए या कुछ ऐसा किया जाए। देखिए, पाकिस्तान कई सालों से कोशिश कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग डिवीजन पाकिस्तान का
पूरी तरीके से बना दें। लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम ये रहेगी कि पाकिस्तान के लोग उसको कहेंगे कि अगर आप इसको डिवीजन बना रहे हैं तो बाकी जम्मू एंड कश्मीर का क्या? आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं या सरकार है या आर्मी है उनकी शाहरग है कश्मीर, तो आप तो आधा कश्मीर को ही डिवीजन बना रहे हैं, बाकी कश्मीर को क्या हो गया? और अगर इस आधे कश्मीर को आप मान रहे हैं अपना हिस्सा, तो क्या एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हो चुका है? क्या अब पूरा जो बाकी जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, ये वाला पाकिस्तान का है, और लकीर बीच में जो है LOC वो ही एक इंटरनेशनल जो है एक लकीर खिंच गई है, वो बॉर्डर रहेगा। तो पाकिस्तान इस असमंजस में है। और 2019 5 अगस्त को जो ये कदम उठाया 370 का भारत सरकार ने, इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सिग्निफिकेंटली स्ट्रेटेजिक लेकिन साथ ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पाकिस्तान में रहा है। क्योंकि 70 सालों से पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और कहा गया कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर हमारा है। लेकिन ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा था ये पाकिस्तान की आर्मी और चंद लीडर अपने कंट्रोल के लिए, अपने पावर के लिए, अपने रसूख के लिए कर रहे थे, ना कि कश्मीरियों की मदद करने के लिए। एक और बात मैं अहम कह दूं, जो मैं शुरुआत में भी आपको कह रहा था कि इसको POJK क्यों कहा रहे हैं। जो ये मेजर इलाका है ना मीरपुर का और पूरा पुंछ का, यहाँ कोई कश्मीरी नहीं बोलता। यहाँ सब जो हैं एक या तो पंजाबी बोलते हैं या तो डोगरी बोलते हैं या पहाड़ी जो वहाँ पर लैंग्वेज है वो इस्तेमाल होती है। तभी आप देखते हैं कि मीरपुरी जो है अलग देखते हैं अपने आप को, और लंदन में मीरपुरियों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तभी आपने देखा अभी जो पूरा प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है पूरी तरीके से, वहाँ मीरपुरी जो लंदन में है या पूरे UK में है वो प्रेशर कर रहे हैं UK की सरकार को या UK के जो पार्लियामेंटेरियन है वहाँ के लोगों को कि आप हमारी आवाज़ उठाएं। बहुत सारे मीरपुरी और POJK के लोग लंदन में या UK में पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सिटी काउंसिल्स में हैं। तो बहुत बड़ी आबादी है, करीबन मुझे लगता है 2-3 लाख से ज़्यादा उनकी तादाद वहाँ पर होगी। अब अभी जो पूरा ये प्रदर्शन चल रहा है ये अपनी मांगों को लेकर तो है ही कि पाकिस्तान में जो रेट पेट्रोल डीजल का है उससे ज़्यादा POK के लोग क्यों दें? जो आटा तेल चावल का भाव पाकिस्तान में है POK वाले उससे ज़्यादा क्यों दें? जो बिजली जो POK जनरेट करता है अपने डैम्स के थ्रू या अपने पानी के थ्रू, उसमें उनको ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़े और पाकिस्तान के लोग कम पड़े? तो जो है पाकिस्तान कोशिश ऐसे कर रहा है कि POK और POJK के पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को हथिया ले, और पाकिस्तान की जो पंजाबी पॉपुलेशन है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जनरल सारे आते हैं, वो पूरी ये नेचुरल रिसोर्सेज हथिया ले। एक और सिग्निफिकेंट कदम जो ये लोग उठा रहे हैं वो डेमोग्राफिक चेंज है। इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं जो POJK में रह रहे हैं उनको हटाने के लिए या वहाँ पर पॉपुलेशन चेंज करने के लिए जो रिटायर्ड आर्मी के या रिटायर्ड रेंजर्स या रिटायर्ड पुलिस वाले पाकिस्तान के हैं उनके परिवारों को रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, पुंछ, कोटली इन सब इलाकों में बसाया जा रहा है। हम आतंकवाद पे भी बात करेंगे अभी, लेकिन एक मैं आखिरी बात आपको कहूँ कि ये जो पाकिस्तान आर्मी के लोग वहाँ पर बिठाए जा रहे हैं ये सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज के लिए नहीं है। आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड हैं ये इन्हीं घरों में बनाए गए हैं। थोड़ा दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, लगातार कई सवाल आ रहे थे कि जब पहली हमारी जंग हुई पाकिस्तान से, जो राजा थे कश्मीर के वो कैसे दिल्ली आते हैं, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उसके बाद हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई, हमने बोला कि 15 अगस्त 1947 को जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की जो मंशा थी वो जम्मू कश्मीर को पूरा कब्जा करने की थी। उनको पता था कि वहाँ पर जो राजा है वो हिंदू है, वो पाकिस्तान के साथ कभी नहीं आएगा। वहाँ के राजा हरी सिंह थे जो वहाँ पर थे, डोगरा डायनेस्टी वहाँ पर थी। इससे पहले वहाँ पर सिख जो है डायनेस्टी भी रह चुकी है। और हरी सिंह ने अपना मन नहीं बनाया था। वो चाहते थे कि मेरी रियासत चली रहे क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाऊंगा भी तो हो सकता है रेबेलियन हो, कुछ हो जाए। तो उन्होंने स्टांस अपना कुछ टाइम तक नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने जो लोग हैं एक वहाँ पर बेचे कश्मीर में, और नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डर के थ्रू जहाँ बारामुल्ला तक
वो लोग पहुंच गए। तो उन्होंने घरों को लूटना शुरू कर दिया, उन्होंने पूरी तरीके से रेप करना चालू कर दिया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, बहुत लोगों को मारा और बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ। अब राजा हरि सिंह ने इंडिया को अप्रोच किया, सरकार को, कि आप हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तान तो अटैक पे हो गया, जिसको कबाल, कश्मीरी में हम कबाल लूट कहते हैं, कि कबाली जो ये सब लोग हैं ये सब अटैक करने के लिए आ गए। बारामुल्ला तक पहुंच गए थे और बारामुल्ला से इनकी मंशा थी कि ये श्रीनगर की ओर कूच करें। तो इंडिया ने बोला हम मदद करेंगे, हम कल ही अपनी आर्मी की टुकड़ी वहां पर सब भेजेंगे, लेकिन आपको इंडिया में विलय करना पड़ेगा, और जैसे ही आप ये विलय करेंगे हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा है, ये तो हमारी टेरिटरी है। आप ज्योग्राफिकली देख लें, हिस्टोरिकली देख लें, या किसी भी चीज़ से देख लें। तब राजा हरि सिंह ने ये अपना डिसीजन लिया और इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, जो 26 अक्टूबर को साइन किया गया। और इसके तहत भारत जो है पूरी तरीके से इसका जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, और अगले ही दिन जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल टुकड़ी जो है इंडियन आर्मी की भेजी गई। बहुत सारे यहाँ से फ्लाइट्स भी गई, और इसको जो पूरा ये कबाल लूट था या कबालियों का हमला था, श्रीनगर से इसको कुछ किलोमीटर दूर रह गए थे वो लोग, कहते हैं। बिल्कुल 12 या 14 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से लगातार उनको खदेड़ते हुए भारतीय सेना जी उनको कहाँ तक ले गई? मुजफ्फराबाद उनको खदेड़ दिया बेसिकली। बॉर्डर जो है, जो एक टेम्परेरी बॉर्डर देखा जा रहा था। लेकिन क्या वो मौका नहीं था कि पूरा कश्मीर भारत के पास आ जाता? फिर वो क्या वजह थी कि वहीं पे ही बॉर्डर की लाइन खींच दी गई? देखिए, क्या गलती हुई उस समय? ये तो इतिहास की अब बात है, और इतिहास की बात हम देखेंगे और 1947-48 को अगर हम याद करेंगे तो पीछे देखकर तो कहा ही जा सकता है। और बहुत ऐसे लोगों ने नेहरू को भी क्रिटिसाइज किया कि नेहरू का एक बड़प्पन था या बड़ा दिल था, उसके तहत उन्होंने सोचा कि चलिए अब हम कब्जा नहीं करें, जहाँ तक स्थिति है वहीं रखें, और जो है यूएन में भी मामला जो है हम लेके गए। तो क्या संयुक्त राष्ट्र का हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना सही था? बिल्कुल गलत था। ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था पूरी तरीके से, जो इतिहास में फिर हमको बहुत महंगा पड़ा। हमने देखा कि उसी वक्त एक अपॉर्चुनिटी थी कि हमें उन्हें खदेड़ना चाहिए था, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट तक नहीं, पुंछ तक नहीं, बल्कि इस्लामाबाद तक। और ये पूरी तरीके से डिसाइड कर देना चाहिए था उसी वक्त, क्योंकि इतिहास एक ही बार जो है अच्छे से लिखा जाता है, बाद में फिर ब्लडशेड होती है, मारकाट होती है, और जंगें तो होती ही रही हैं। तो उस वक्त जो है ये कदम अगर उठाया जाता तो बहुत महत्वपूर्ण रहता। मुझे ये भी कहा गया कि नेहरू को बहुत लोगों ने एडवाइस भी किया कि कुछ ऐसे इतिहास में हमें कदम उठाने चाहिए, लेकिन नेहरू इसके सपोर्ट में नहीं थे उस वक्त। तकरीबन 60% कश्मीर हमारे जब ये जंग हुई तो 60% हमारे पास आया और 40% करीब उधर चला गया। जी, और इसका कुछ हिस्सा जो है अक्साई चैन और कुछ इलाके हैं वो चाइना ने भी कब्जे किए। तो अभी भी तब से पाकिस्तान के ये कब्जे में रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपने स्टेटमेंट्स में तो बार बार कहा कि हमारी शाहरग है या हमारे अपने लोग हैं, लेकिन हमेशा इनको अलग नज़रिए से देखा, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से देखा कि किसी तरीके से हम इन पे कब्जा कर दें, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हक में आ जाएं। और बार बार कहा कि ये जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये मुस्लिम है, और इसी वजह से ये लोग जो है हमारे साथ आने चाहिए। लेकिन इंडिया का आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि एक हिस्टोरिकल लीगल डॉक्यूमेंट है ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, और वो अगर साइन की राजा ने तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है? उसके बाद अगर आप इतिहास देखें जम्मू कश्मीर का, आप कलहन की राजतरंगिणी पढ़ें, आप नीलमत पुराण पढ़ें, आप वहाँ के जितने भी दस्तावेज हैं या वहाँ के स्कॉलर्स हैं या वहाँ के जो ज्ञानी लोग हैं, वो पूरी तरीके से भारतवर्ष की बात करते हैं। वो एक हिंदू इतिहास की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो लल्लेश्वरी हों, चाहे वो अभिनव गुप्त हों, चाहे वो जितने भी सेंट्स एंड सेजेस जो वहाँ से निकले। आदि शंकराचार्य को आप देख लीजिए, जो शंकराचार्य का मंदिर एक चोटी पर श्रीनगर के बीचों बीच है, वो अभी भी बरकरार है। और आप आज भी पूरे जम्मू कश्मीर में देखें तो अलग अलग जगह पे मंदिर हैं, और कई जगह जहाँ एक्सकेवेशन होता है वहाँ नए मंदिर, नई मूर्तियाँ निकलती हैं। इसका मतलब है कि एक हिंदू इतिहास पूरा जम्मू कश्मीर में रहा है, और यही इतिहास उस इलाके में भी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पर भी अगर कोई खेती होती है या डिगिंग होती है, वहाँ मूर्तियाँ निकलती हैं, वहाँ हिंदू इतिहास निकलता है। पाकिस्तान ये कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास है वो 1947 से शुरू हुआ है।
इंडिया का इतिहास 1947 से शुरू नहीं हुआ। इंडिया भारत है। अब तो हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी कहने लगे हैं। जब भारत मंडपम पे प्रधानमंत्री मोदी होते हैं तो उनके नीचे लिखा होता है प्रधानमंत्री मोदी भारत। तो इसका मतलब है कि भारतवर्ष की ओनरशिप हम ले रहे हैं। इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया तो नाम है ही, लेकिन भारत जो है एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है। एक 5,000 5,500 साल का इतिहास है इसका, और वही उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग जो है वो जम्मू कश्मीर है। चाइना जिस तरीके से कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा है और कॉरिडोर पे काम भी चल रहा है उसका पाकिस्तान के साथ, तो क्या लगता है, क्या फ्यूचर में क्या सोचता है चाइना? क्या पाकिस्तान उसे लेके आया है और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि चाइना धीरे धीरे अब रियलाइज कर रहा है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी एक सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना। ये BRI जो बॉर्डर रोड्स इनिशिएटिव है उनका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उनका कि कनेक्टिविटी से ट्रेड और ट्रेड के थ्रू एक डेट ट्रैप भी बनाया जाए जिसमें छोटे छोटे देश जो हैं उनके चंगुल में पूरी तरीके से फंस जाएं। तो पाकिस्तान को उन्होंने एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया देखा कि सेंट्रल एशिया भी, ईरान भी, अफगानिस्तान भी, उससे कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा सकता है। आज भी चाइना और पाकिस्तान बार बार कहते हैं कि वी आर आयरन ब्रदर्स, हम जो हैं, हमारी दोस्ती जो है भाइयों की तरह है, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में किया उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं आया, बल्कि उल्टा क्या हुआ, जो चीनी वहां पर इंजीनियर थे, जो चीनी अध्यापक थे या चीनी लोग पाकिस्तान में काम करने के लिए आए, उनको मारा गया। जो बलोच रेबल्स हैं उन्होंने कराची में इतने हमले किए, उन्होंने बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में हमले किए, उन्होंने ग्वादर में हमले किए, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तानी फोर्सेस को, फ्रंटियर कोर को, पाकिस्तान आर्मी के लोगों को तो मारा ही, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन को खुली छूट दे रहा है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा जो पूरा इलाका है जिसपे हमारा हक पहला होना चाहिए, उस पर चीन कब्जा कर रहा है। चीन अपनी मनमानी जो है हरकतें वहां पर कर रहा है, तो इसलिए चीन के लोगों पर भी हमला किया। एक टाइम पे चीन इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि ग्लोबल टाइम्स के वहां एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन को परमिशन देनी चाहिए, इजाजत देनी चाहिए कि चीन एयर स्ट्राइक्स करे बलोच रेबल्स के खिलाफ बलूचिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से रियलाइजेशन आया है, लेकिन एक रियलाइजेशन तो आएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान धीरे धीरे अमेरिका के गुण गा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज जो है कर रहा है, और एक तरीके से लगता है कि स्ट्रेटेजिकली वो एक एयरबेस भी बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में पाकिस्तान को दे रहा है कि आप यहाँ से ईरान पे नज़र रखिए, यहाँ से चीन पे नज़र रखिए, यहाँ से भारत पे नज़र रखिए और यहाँ से अफगानिस्तान पे नज़र रखिए। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से कॉरपोरेट एंटिटी की तरह काम करता है। आप पैसे फेंकिए और तमाशा देखिए। तो चीन ने पैसे फेंके तो वो चीन की वाहवाही करने लगे। यहाँ से अमेरिका ने पैसे फेंके, अमेरिका ने बोला कि हम आतंकवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम आसिम मुनीर को कुछ नहीं बोलेंगे, हम आप लश्कर जैसे मोहम्मद रखिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप जो है हमारी मदद करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स का रास्ता जो है अब अमेरिका के लिए भी खोल दिया। आपको वो तस्वीर तो याद ही होगी, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस में ट्रंप को मिलते हैं और एक ब्रीफकेस जैसा जो है आसिम मुनीर खोलते हैं और उसमें जो है हीरे जवाहरात रखे होते हैं। दुनिया भर में आपने कौन सा आर्मी चीफ देखा होगा जो एक बिचौलिए की तरह, जो एक बिजनेसमैन की तरह एक ब्रीफकेस खोले और एक राष्ट्रपति को एक बिजनेस ऑफर करे कि भाई आप हमारे क्रिटिकल मिनरल्स लीजिए, आप हमारे लोग लीजिए, आप हमारा देश लीजिए, आप लूट लीजिए जितना आपको करना है, बस हमें अपना हाथ जो है हमारे सर पे रखिए, हमें जो है पैसा दे दीजिए। ये सच्चाई है आसिम मुनीर की, पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान की। और आगे भी इतिहास इसको देखेगा। अमेरिका के लिए मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, POK को हमेशा आतंकियों का अड्डा बताया जाता रहा है और रहा भी है जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुए वहाँ पे, और अभी कौन सी आतंकी तंजीमें अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे? आप देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जैसे भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं जो अमेरिका जाते हैं या यूरोप जाते हैं, वो वहाँ के CEOs बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। मेटा हो गया, गूगल हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया,
और एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, एडवाइजर्स बनते हैं, कभी कभी मंत्री भी बनते हैं वहाँ बाहर। लेकिन पाकिस्तान जो है देश में और दुनिया भर में आतंकवाद के लिए जाना जाता है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। तभी हमारे सैयद अकबरुद्दीन थे, एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन भारत के विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेरर। मतलब पाकिस्तान की कोख से जो है आतंकवाद जन्मा है। और दुनिया भर में, चाहे वो यूरोप में आतंकवादी हमला हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो आप तंजीमों की या आतंकवादी संगठनों की बात कर रहे हैं, आप नाम लीजिए और वो वहाँ पर है। लश्कर तोयबा से लेकर हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद से लेकर अल-बदर, जितनी भी ये तंजीमें हैं, इनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसकी सरबराहत जो है सैयद सलाउद्दीन करता है, यूसुफ शाह भी उसका नाम है। तो सबसे पहले जो ये आतंकवादी संगठन बना वो था हिजबुल मुजाहिदीन। उससे पहले JKLF एक्टिव था, लेकिन JKLF जो है लार्जली कश्मीर में था। उसके कुछ लोगों को जो है पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की और वापस भेज दिया। JKLF के बाद हिजबुल मुजाहिदीन जो है सामने आया उसी दौरान। और हिजबुल मुजाहिदीन के जो ये सरबराह हैं सैयद सलाउद्दीन, इनका मैंने 2012-13 के आसपास इंटरव्यू किया था फ़ोन पे। और पहला मेरा ऐसा इंटरव्यू रहा होगा आधे एक घंटे का फ़ोन पे, जिसमें मैंने हिंदी या उर्दू में भी उनसे बात की, मैंने अंग्रेज़ी में भी उनसे बात की, और मैंने कश्मीरी में भी उससे बात की। तो अभी पिछले 35 साल से यूसुफ शाह यानी कि सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का फाउंडर और साथ ही फाउंडर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का, ये POK में रहता है, मुजफ्फराबाद में रहता है, और ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और इसके अलावा आप लश्कर तोयबा लीजिए, आप जैश ए मोहम्मद लीजिए, जितने भी बड़े आतंकवादी हमले पिछले 30-35 साल में कश्मीर में हुए, उसकी जो शुरुआत है वो लॉन्च पैड से होती है। और ये लॉन्च पैड जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग इलाकों में होते हैं। तभी आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबसे पहला हमला हमारे 9 ठिकानों पे हुआ आतंकवादियों का, जो अलग अलग ठिकाने थे पाकिस्तान में। इसमें बड़े इलाके थे मुरीद के, जो लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है, या बावलपुर जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये पाकिस्तानी पंजाब में है। लेकिन मुजफ्फराबाद, कोटली और कुछ ऐसे इलाके आसपास के ये लॉन्च पैड हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी मस्जिदें हैं या कुछ ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर आतंकवादियों को फाइनल ट्रेनिंग दी जाती है, या जब उनको घुसपैठ करानी होती है आतंकवादी की, उससे पहले इन इमारतों में उनको रखा जाता है। यहाँ पर फाइनल रेडिकलाइजेशन होती है, फाइनल उनको बैकपैक, हथियार, ये सब मुहैया किया जाता है। तो जाने कश्मीर घुसने के पहले वहाँ पर इनको फाइनल एक जो है प्रिपरेशन, मैं कहूँ, पाकिस्तान आर्मी और ISI करवाती है। तो अभी भी ये सारे एक्टिव हैं। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हमले जो दीनानगर में हुआ या पठानकोट में हुआ, जम्मू कश्मीर में आप ले लीजिए, अलग अलग इलाकों में हुए, उरी में हुआ, नगरोटा में हुआ, तो इसकी जो शह है ये पूरी तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से हुई। वहाँ पर जो है ये जो तंजीमें हैं, आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, इनके ऑपरेशनल कमांडर होते हैं। तो ये ऑपरेशनल कमांडर खुद देखते हैं कि इनको कैसे ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग के अलावा इनको जो है राशन दिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं, वहीं पर मुहैया किया जाता है, ताकि अगर ये मुठभेड़ में रहें तो लंबा मुठभेड़ कर सकें और काजू खा के, बादाम खा के, अखरोट खा के अपनी ज़िंदगी वहाँ बसर करें। और मैगी के पैकेट या कुछ ऐसा उनको साथ में दिया जाता है। और अभी इनकी संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी एक्टिव ज़रूर है पूरी तरीके से। अच्छा, 14 जुलाई को रावलाकोट में 6 पाकिस्तानियों यानी POK में ही 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। और ऐसे ही तकरीबन 14-15 जून को भी 30 लोगों की हत्या होती है। ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं सिस्टम के ख़िलाफ़ वहाँ पे कि बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं दी जाएं। तो जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस कुचल रही हैं, आप पर कहने को कि हमारे अपने लोग हैं, तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में और ज़्यादा गुस्सा पब्लिक का वहाँ पे फूटेगा? और एक तरफ में वो देख रहे होंगे कि जो भारत का हिस्सा है कश्मीर जो भारत के हिस्से में है वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लोग वहाँ ज़्यादा खुशहाल हैं, और एक तरफ POK में बदहाली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए कि पिछले 1 महीने में जिस तरीके के प्रदर्शन पाकिस्तान
ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की वहाँ पर, जिसमें एक अहम रोल पिछले कुछ सालों से लिया प्रदर्शन करने में। और पहले तो इनकी एक तरीके की डील भी हो गई थी कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सरकार के साथ पिछले साल, लेकिन जितने भी मांगे इन्होंने रखी और पाकिस्तान की सरकार ने बोला कमेटी बैठेगी, बातचीत होगी, हम मानेंगे आपकी डिमांड को, वो पूरी नहीं हुई। तो उसमें ये लोग लटकाते रहे इनको। उसके बाद इन्होंने प्रदर्शन फिर से चालू किया। अब जो लेटेस्ट ये प्रदर्शन पिछले 1 महीने से चल रहा है, इसमें आज तक 60 से ज़्यादा जो है लोगों की हत्या पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, रेंजर्स ने की है। इसमें 1 या 2 पाकिस्तानी रेंजर या मिलिट्री के जो लोग हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से जो पाकिस्तान की आर्मी है या फोर्सेस हैं, आसिम मुनीर ने पूरा डायरेक्टिव दिया है कि जितने भी ये नुमाइंदे हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इनको अरेस्ट किया जाए, या तो मार दिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए। अब इनको एक डेलिबरेटली जो है पाकिस्तान की मीडिया में प्लांट कर रहे हैं स्टोरी कि ये भारत के एजेंट हैं, भारत ये करवा रहा है, जबकि भारत के साथ कोई इनका लेना देना नहीं है। ये खुद लोग कभी कभी जो है भारत को गाली देते हैं, तो हमारे साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो इंडिजिनस मूवमेंट है खुद की, क्योंकि 70 साल से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार ने इन लोगों को पूरी तरीके से दबाया है, इनके राइट्स को, इनके हक को पूरी तरीके से कुचला है। तो ये जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है ये बाहर निकल के आ रही है। ये घुटन में जी रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी आवाज़ जो है बुलंद हो। और तभी हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 7 साल में जब से 370 हटा है 2019 से, ये धीरे धीरे देख रहे हैं कि श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, शोपियां, वहाँ तो तरक्की हो रही है। वहाँ जो खेत हैं या जो फ्रूट के बागान हैं वहाँ पर ज़बरदस्त ट्रेड हो रहा है। अमेरिका से लेकर, दुबई से लेकर सऊदी अरेबिया जो है कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहता है, वहाँ पर ट्रेड करना चाहता है। वहाँ नई सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेज नए बन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं तो इलेक्शन भी होने लगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कोई ऐसा नहीं है, बुनियादी हक नहीं है लोगों के पास। वहाँ अपनी सरकार आप पूरी तरीके से चूज नहीं करते। जो पाकिस्तान आर्मी कहती है, जो पाकिस्तान का हाल है, वही हाल वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहे हैं। तो अभी जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये और बढ़ेगी। पाकिस्तान में देखा जाए तो कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे शांति नहीं है। बलूचिस्तान देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब पीओके में भी जिस तरीके से आवाज़ें उठ रही हैं, और इसके अलावा भी कोई और प्रांत या हिस्सा है जहाँ पर इस तरीके से आवाज़ उठ रही हो? देखिए, पाकिस्तान के अगर और प्रांत होते तो और प्रदर्शन होता। पाकिस्तान छोटा देश है, लेकिन जो बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अलग अलग कारणों से अलग अलग वहाँ पर लोगों में रोष है। सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान का ये है कि वहाँ पर पंजाबी डोमिनेशन है। जो पंजाबी वहाँ पर आर्मी के जनरल हैं, जो पंजाबी वहाँ पर हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि पश्तून, बलोच, सिंधी या कश्मीरी किसी भी तरीके से हुकूमत में आए। तो वो उनको दबाना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये हमारे पंजाब की तरह नहीं है। हमारा पंजाब में डेमोक्रेसी है अलग लेवल की। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आज है, कल कांग्रेस की होगी, तीसरे दिन अकाली की होगी। लेकिन आज जो पाकिस्तानी पंजाब की हालत है, वहाँ पर जो है शहबाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN, उनकी वहाँ पर हुकूमत है। पहले PTI की थी वहाँ पर। PTI को तो पूरी तरीके से दबोच लिया, ख़त्म कर दिया, इमरान खान को जेल में भर दिया, और वहाँ पर उनके साथ ज़्यादती हो रही है। और अभी पाकिस्तान में जो है एक तरफ बलोच लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्मी को, फ्रंटियर कोर को मार रहे हैं हर दिन। एक तरफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चल रही है, हालांकि उनके सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अपने हकों के लिए लड़ रही है। जो सिंधी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा सिंधु देश यहाँ पर बने, हम अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। और वहाँ पर भी चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों या अहमदिया हों, उनको मारा जा रहा है। उनकी बच्चियों के साथ जो है जुल्म किया जा रहा है, उनको फोर्सबली जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो जुल्म है पाकिस्तान में वो अलग अलग लेवल पर है। और इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जो इमरान खान की बहनें हैं वो लड़ रही हैं कि हमें मिलने तो दीजिए इमरान खान से, उनको बेसिक हक जो है अस्पताल जाने का वो तो दीजिए। आप कब तक जो है उनको पूरी तरीके से जेल में रखेंगे? तो एक तरफ एक एथनिक स्ट्राइफ है जहां बलोच एक BLA की मूवमेंट चला रहे हैं, हथियार वाली मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। एक महरांग बलोच है
जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस जो है लड़ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में करीब 50,000 से ज़्यादा बलोचों को पाकिस्तान आर्मी और ISI ने अगवा कर लिया, और इसमें कोई इंसाफ नहीं है। और आज आप देखिए महरांग बलोच को ही पूरी तरीके से आपने जेल में डाल दिया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। वो इसीलिए इस मूवमेंट में आई क्योंकि उसके पिताजी को इसी तरीके से अगवा कर लिया गया था। और आज महरांग बलोच जेल में है, उसके बाकी साथी जेल में हैं, और उसको जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिल गई है, लाइफ सेंटेंस। कहाँ तक ये जायज़ है? और दुनिया भर के जो देश हैं जो छोटे से कोई किस्से पे भारत को प्रवचन देने लग जाते हैं, ह्यूमन राइट्स का या इक्वालिटी का या जस्टिस का, वो पाकिस्तान की ओर क्यों नहीं देखते हैं? वो क्यों नहीं देखते कि बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है? वो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की ओर देखते कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK जो है वहां पर बुनियादी हक लोगों के पास नहीं है? वो क्यों पश्तूनों की जिंदगी नहीं देखते कि कैसे उनके साथ जुल्म हो रहा है? उनके जो सारे लीडर हैं जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना एक अलग स्टेट विद इन स्टेट चला रही है। शहबाज शरीफ आपको लगता है कि आसिम मुनीर की परमिशन के बिना कुछ भी कर सकता है? जो अभी पूरा मीडिएशन की बातचीत अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, ओमान के साथ चली है, उसमें आसिम मुनीर है हर जगह, शहबाज शरीफ कहीं नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत कर रहा है वो बार बार कहता है कि माय फेवरेट जनरल आसिम मुनीर, वो कभी शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं करता। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान दिन बर दिन, साल बर साल अंदर से खोखला हो रहा है। जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है, वो चाहती है हम यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में सेटल हो जाएं। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रहें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया का देखो ग्लोबल डायस्पोरा कनेक्ट कितना अच्छा है, और बाकी जो इंडियंस हैं कितने मेहनतकश लोग हैं कि दुनिया भर में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, है ना। आप स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो वहाँ इंटरलैकन में हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। आप जापान जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कोई जाना नहीं चाहता। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? वो बाहर इंडिया का झंडा लगाते हैं और कहते हैं इंडियन फूड इज अवेलेबल हियर एंड दिस इज एन इंडियन रेस्टोरेंट। और ये उनकी मानसिकता है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। आप जापान में देखिए, स्विट्ज़रलैंड में देखिए, यूरोप में देखिए, मैंने तो कई सैकड़ों ऐसे रेस्टोरेंट देखे हैं और मैं मिला भी हूँ। और जब उनको मैंने बोला है कि अरे बहुत बढ़िया, बाहर आप लेकर इंडियन फूड, इंडियन फ्लैग आपने लगाया हुआ है, कह रहे हैं भाई बिजनेस के लिए करना पड़ता है। तो ये सच्चाई है, ये हिपोक्रेसी भी है, लेकिन सच्चाई है। कोई नहीं चाहता कि आसिम मुनीर की तस्वीर बाहर लगाए या शहबाज शरीफ की लगाए। अब मोदी की तस्वीर तो तब भी आप देखेंगे, कुछ लोगों को आप देखेंगे राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाएंगे, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का झंडा वहां पर नहीं लगाना चाहता। और उनको नहीं लगता कि पाकिस्तान का झंडा लगा के उनका बिजनेस में तरक्की होगी। जैसे माली हालत पाकिस्तान की खराब है, उस रेस्टोरेंट की भी माली हालत खराब हो जाएगी। तो दुनिया भर में पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब इंटरनेट पर ही ये लोग जो है अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और एकमात्र राग अलापते हैं कश्मीर का, लेकिन दिन भर दिन स्ट्रेटेजिक डिफीट उनकी कश्मीर में हो रही है, चाहे वो आतंकवाद के स्तर पर हो, लीगली हो, डिप्लोमेटिकली हो या पॉलिटिकली हो। मुझे नहीं लगता कि ये जो बड़ास या ये जो गुस्सा, ये जो बेचैनी पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है, ये थमने नहीं वाली। इसमें समय ज़रूर लग सकता है। आप मुझे पूछेंगे क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा जल्द बन जाएगा? मुझे नहीं लगता कि जल्द बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन ज़रूर बनेगा। ये सवाल मैंने आगे पूछना था लेकिन आपने बता दिया। अच्छा, आसिम मुनीर की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हाल फिलहाल में पाक सेना ने POK में कत्लेआम मचाया है, उसके बाद कई वहाँ के संगठन जनरल डायर से उसकी तुलना करने लगे हैं। तो अभी आसिम मुनीर क्या सोचता है? मतलब पूरी तरह से जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ ऐसे ही दबाता जाएगा वहाँ पर, या कुछ और प्लान है उसका? देखिए, आप तो अमृतसर से हैं मुनीश, आप जलियांवाला बाग को जानते हैं जी। आप जलियांवाला बाग और पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ, ये एकदम सेम है। जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया, वो ही पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने पहलगाम में किया। जो लोग कहते हैं कि इट इज़ ओनली लश्कर तोयबा, मतलब सिर्फ लश्कर तोयबा जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, यही जिम्मेदार है सिर्फ,
वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या उनकी समझ जो है लिमिटेड है। जो असली आतंकवादी संगठन है पहलगाम हमले के पीछे, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISI। जो असली आतंकवादी है पहलगाम हमले के पीछे, वो सिर्फ हाफिज सईद नहीं, वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सिर्फ जनरल डायर नहीं, बल्कि सबसे बेरहम कातिल है। उसने खुद जो है पहलगाम हमले को पूरी तरीके से प्लान किया। मैं आपको ये भी कहूँ, बहुत लोग नहीं जानते, जब पुलवामा का हमला हुआ और हमारे 40 से ज़्यादा CRPF के जानबाज जो हैं देश के नाम शहीद हो गए, उस वक्त आसिम मुनीर ISI का चीफ था। और पुलवामा हमले में भी आसिम मुनीर की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसके पीछे एक जो पूरा प्लानिंग ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट करके हम कश्मीर से ही किसी को रेडिकलाइज करें और वही एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करे, ताकि हम दिखाएं कि ये तो कश्मीरी ही खुद आतंकवादी हमला कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई योगदान नहीं है, ये इंडिजिनस है। जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दुनिया भर को पता है कि आतंकवाद की स्थापना, शुरुआत और प्रोत्साहन हमेशा से पिछले 35-40 साल में पाकिस्तान ने ही दिया है। चाहे वो जो 71 का गंगा हाईजैकिंग हुआ हो, चाहे वो 84 का लंदन में और बर्मिंघम में हमने देखा कि हमारे रविंद्र मात्रे जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे उनको मारा गया JKLF द्वारा, चाहे वो बाकी आतंकवादी हमले बार बार कश्मीर में हुए हों या बाकी जगह हुए हों, उसमें पाकिस्तान का हाथ है पूरी तरीके से। जो लाल किले में आखिरी हमला पिछले साल हुआ, वो पाकिस्तान का है, वो जैश ए मोहम्मद का है, डॉक्टर्स मॉड्यूल का है। उसमें भी उन्होंने कोशिश की कि हम कश्मीरियों से करवाएं और ऐसा दिखाएं कि हमारा तो कोई योगदान ही नहीं है। पर टेलीग्राम के थ्रू पाकिस्तान ISI के लोग पूरी तरीके से प्रोत्साहन दे रहे थे और इसको एनकरेज करा रहे थे। तो अभी आसिम मुनीर, मुझे लगता है आज तक के इतिहास में पाकिस्तान आर्मी का सबसे ज़्यादा रेडिकल, सबसे ज़्यादा जो है एक्सट्रीमिस्ट एक आर्मी चीफ बन के आया है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आने वाले दिनों में, हफ्तों में वो फिर से एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला कश्मीर में करे। अच्छा, भारत सरकार अब खुल के कहने लगी है कि POK हमारे पास वापस आएगा। जैसे आपने कहा उसमें वक्त लगेगा, तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्ली 90s में, आई थिंक 94 था अगर मैं गलत नहीं हूं, कि पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन लाया और कहा कि जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है ही, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अभी वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, लेकिन एकमात्र इशू अगर भारत सरकार के लिए, भारतीय पार्लियामेंट के लिए रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पूरी तरीके से विलय इंडिया में कब होगा। और यही अब बचा हुआ है। मुझे लगता है कि जो हमने 70 साल लगाए 370 को हटाने में, 35A को हटाने में, यूनियन टेरिटरी बनाने में, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को होम मिनिस्ट्री के अंडर लाने में, तो इतना समय तो नहीं लगाना चाहिए हमें POK लाने में। इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, चाहे आप सिक्योरिटी के चैलेंजेस देखो, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस देखो, लेकिन अगर आपने मन ठान लिया है कि ये होना है तो ये होके रहेगा। मैं तो आपको एक कदम आगे और बोलूं, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में एक ऐसा दिन आएगा जब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम आराम से अपनी स्क्रीन्स पे, मुझे नहीं पता आगे क्या किस तरीके का इनोवेशन टेक्नोलॉजी आएगा। अभी तो हम मोबाइल पर ऐसे देखते हैं या फिर OTT देखते हैं, वहाँ पर उस समय हो सकता है दीवार पे कुछ लगा के हम देख रहे हों या अपने हाथ पे ऐसे देख रहे हों। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद जो हैं, चाहे वो हथियार अपने हाथ में लें, चाहे वो कोई इतना बड़ा अपना सिविलियन मूवमेंट चलाएं, और आसिम मुनीर जैसे लोगों को चप्पल जूते से मारेंगे और खुद बोलेंगे कि हमें भारत में लाना है। मैं आपको कहूं कि 2017-18 के आसपास एक उर्दू अखबार जो है रावलाकोट से निकलता था या कोटली से निकलता था, उसका नाम था डेली मुजदला। उसके संपादक के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने एक सर्वे किया पूरे जम्मू कश्मीर जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है पाकिस्तान में, और लोगों से पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्या आप पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। तो 72 या 73% लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, हम चाहते हैं हम खुद रहें।
और जैसे ही ये सर्वे पब्लिश हुआ, जिन 2 लोगों ने ये पब्लिश किया था, एक एक्टिविस्ट थे और एक जर्नलिस्ट थे, दोनों को रातों रात अरेस्ट कर लिया। उर्दू अखबार जो डेली मुजदला चलता था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई एक दिन तो बाहर आएगी। जो लोग कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ जो है पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, खाना पीना, तेल, अपने अनाज, चावल, रोटी के मामले हैं, वो तो हैं ही, लेकिन जब एक इंसान रोटी के लिए तड़पता है तो वो जो चिंगारी है, वो जो आग है, वो बहुत दूर तक जाती है। तो वो आग जो है, उसकी चिंगारी लग चुकी है। ये पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लगने वाली है। जिस तरीके के दृश्य लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान आर्मी की चलने नहीं वाली। आप गली कूचों में देख रहे हैं और चेक पोस्ट पे देख रहे हैं कि जिन पाकिस्तान आर्मी और मिलिट्री के लोगों को पीटा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, उनकी पतलून, उनका जो पूरा मिलिट्री का ड्रेस है, वो लोग चेक पोस्ट पे जो पूरा वो एक लाइट पोस्ट होता है या डंडा होता है, उस पर लटका के रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी हमारी जूती के बराबर नहीं है, तो हम आपको कुछ नहीं मानते। तुम जितना भी जुल्म कर लो, तुम जितने भी अपने जो है लोग यहाँ ले आओ, हमें मारने लगो, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लो, हमें बोलो आप रॉ के एजेंट हैं, इंडिया के एजेंट हैं, ये नहीं चलने वाला। आप बलूचिस्तान में देखिए, पिछले 4 साल में या 5 साल में जितना बलूचिस्तान में हमने देखा है पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर के खिलाफ किलिंग्स, उनको मारना, इतना पहले कभी नहीं देखा है। जबकि मुहिम पिछले 20-25 साल से चल रही है, लगभग 30-40 साल से चल रही है। जिस तरीके से POK से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार विरोध हो रहा है पाक सेना का, पाक सरकार का, आपको क्या लगता है आने वाले हफ्तों में क्या घटनाक्रम सामने आ सकता है? देखिए, एक स्लोगन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, चाहे वो मीरपुरी हों, चाहे वो मुजफ्फराबाद के हों, पुंछ रावलाकोट के हों, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। तो सीधा अटैक जो है सिर्फ पाकिस्तान सरकार पे नहीं है, जो कठपुतली सरकार मुजफ्फराबाद में है उसके खिलाफ नहीं है। ये मुहिम, ये जंग, ये पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है, रावलपिंडी के खिलाफ है, और आखिर में आसिम मुनीर के खिलाफ है। तो ये जंग तो जारी रहेगी। आप दृश्य जैसे देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च जो चल रहा है, आप देखिए पाकिस्तान की जो आज सरकार है, ये चारों तरफ से गिरी पड़ी है। एक तरफ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है और पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को मारा जा रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया नहीं दिखा रही। आप पश्तून में देखिए, खैबर पख्तूनवा में पश्तून जो हैं एकदम डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं। उधर ही आप बॉर्डर इलाके में देखिए, अफगानिस्तान तालिबान के साथ क्या हालत बनी हुई है। ईरान के साथ भी आप जप्पियां और पप्पियां तो देख रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा चलने नहीं वाला। आप सिंध में देखिए, लोगों में बहुत रोष है, सिंधु देश वहां पर चल रहा है, वहां पर भी कत्लेआम, गैंगस्टर्स बहुत एक्टिव है। और यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की हालत देख लीजिए, जहाँ पूरा कर्फ्यू है, अनरेस्ट है, पत्थरबाजी चल रही है, लोगों को मारा जा रहा है। रोज वीडियो वहां से आ रहे हैं कि कैसे दहशत लोगों में पूरी है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्कूल कॉलेज हैं, पूरी तरीके से बंद है, ठप है। और एक और चीज मैं आपको कहूं, जो पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में श्रीनगर में किया, बारामुल्ला में किया, शोपियां में किया, अनंतनाग में किया, मतलब शटडाउन, हड़ताल, अलगाववाद, पूरी तरीके से ये दुनिया गोल है। और यही चीज अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। पत्थरबाजी से लेकर, अलगाववाद से लेकर, आज़ादी के लिए वहां पर लड़ाई, और लोग जो हैं खुद सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, और हम इंसाफ के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आज हमारे साथ आप जुड़े। तो आज के एपिसोड में हमने बात की पीओके के हालातों पर। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।